हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और बहुत सी खबरों के पीछे तक, उनकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो हुकूमत अमेरिका में आई है जो बाइडन की, उसकी प्रायोरिटीज के बारे में हम अक्सर अलग अलग खबरों में बताते रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो व्हाइट हाउस में आने के बाद पहली फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाब उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका के दरमियान अलास्का में मीटिंग हुई है, वो भी काफी अहम थी। और कुछ दूसरे इश्यूज, इस पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। असद मिर्जा साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खलीज टाइम्स और बीबीसी के साथ एक लंबा एसोसिएशन उनका रहा है और इस वक्त कॉलम लिख रहे हैं अंग्रेजी और उर्दू बहुत से अखबारात में, देश विदेश में। बहुत ही प्रोमिनेंस के साथ आपके आर्टिकल छपते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए कि जो बाइडन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उन्होंने खास बातें कही हैं। खास तौर पर मैं जानना चाहूंगा मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान और जो जो अहम इश्यूज हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। शुक्रिया अहमद काज़मी साहब। सबसे पहले मैं नाजरीन को मुख्तसर तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और उसके बाद आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं दूंगा। जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका के 46वें सदर बने हैं और उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 78 साल है और उनको ये तस्वुर किया जाता है कि वो अमेरिका के अब तक सबसे मुअम्मर सदर जो हैं वो रहे हैं। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। उन्हीं ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमरीकी सदर का इंतखाब जो है वो उसमें कामयाब हुए थे। इससे कबल वो सदर ओबामा के दौरे इक़्तिदार में नायब सदर के ओहदे पर तकरीबन 8 साल फाइज रहे, 2009 से लेकर 2017 तक। इसके अलावा जो बाइडन को एक बहुत ही तजर्बेकार अमरीकी सियासतदान माना जाता है, जिनका कि खुसूसी तौर पर खारजी उमूर में बहुत उनकी दस्तरस मानी जाती है। उन्होंने अमरीकी रियासत डेलावेयर से बतौर सीनेटर 36 साल उन्होंने सीनेट की जो है वो रुकन रहे हैं और उनके वसी तजर्बे की वजह से और उनके एक जो सियासी शऊर है उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब अमेरिका एक ऐसे नए दौर में आ रहा है जहां पर कि जो अमेरिकी पॉलिसियां होंगी वो उसके मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के लिए, उसके हरीफ और हलीफ दोनों के लिए ही कदरे मुख्तलिफ होंगी पहले वाले एडमिनिस्ट्रेशन की बनिस्बत, जो कि हमने पिछले 4 साल के अरसे में देखा कि कोई उस 4 साल के अरसे में अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से जो सदर का ओहदा है, जिसे बहुत बाअसर और बारसूख माना जाता है पूरे दुनिया में, वो उसमें एक तरीके का ठहराव, एक तरीके की संजीदगी बिल्कुल उसमें गायब थी। वहाँ पर हर चीज़ जो थी वो जज्बाती और बिल्कुल ही एक आप कहें कि आम आदमी की तरह से रद्द अमल जो है अमेरिका का सामने आ रहा था और उसमें पॉलिसियां भी जो थी वो अपने इनफरादी तौर पर तय की जाती थी, ना कि उसमें गुफ्तशनीद के बाद किसी सियासी पार्टी या अमेरिका की सियासी जो हवा है उसके बतौर उसकी उसकी बुनियाद पर उसकी तफहीम की जाती थी। ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो इनफरादी तौर पर जो है अमेरिकी की पॉलिसी चल रही थी। अब आइए रुख करते हैं सदर जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अपना ओहदा संभालने के बाद 65 दिनों के बाद सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता जुमेरात को उस वक्त यहाँ एशिया में जुमा शुरू हो चुका था, जुमे का दिन लग चुका था, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तकरीबन 1 घंटे तक चलने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मौज़ूआत छाए रहे और जिस पर कि ज़्यादातर सहाफ़ियों ने अपने सवालात मरकूज़ किए, उनमें अफ़गानिस्तान, शुमाली कोरिया और चीन जो हैं, वो 3 ऐसे मौज़ू रहे कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल हुए। इसके अलावा सदर बाइडन ने और दूसरे मौज़ूआत के ऊपर भी अपने इंतज़ामिया की पॉलिसियों की तफ़सील मुहैया कराई और उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 4 साल के अंदर अमरीकी इंतज़ामिया का रुख मुख्तलिफ पॉलिसियों पर, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर क्या रहेगा। इसके साथ ही एक मज़ेदार बात जो बाइडन ने सहाफ़ियों को बताई कि वो पुरुम्मीद हैं
कि आइंदा 2024 में होने वाले इंतखाबात में भी वो बतौर सदर जो है वो दोबारा इलेक्शन जो है लड़ेंगे और उनके साथ हिंदुस्तानी निजात कमला हैरिस जो है वो नायब सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी। तो इससे उनके इस उम्मीद से ये जाहिर होता है कि उन्हें अपने ऊपर पूरा मुकम्मल एतमाद है कि वो इस 4 साल के अंदर अमेरिका को एक नई सिमत ले जाएंगे और आइंदा इस 4 साल के बाद आइंदा और अगले 4 साल तक वो अमेरिका की जो है पॉलिसियों और उसके मुख्तलिफ शोबों में उसकी नुमाइंदगी बाअसर तरीके से कर सकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो मौज़ूआत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तरीके से छाए रहे, उसमें जब उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी और क्या वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजी इनखला की जो बात की थी, अफगानिस्तान मुआहदे के का वो एक अहम शिक़ है, उसके बारे में उनका कहना था कि उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि जो उस मुआहदे में ये 1 मई की तारीख तय की गई थी, ये 1 मई तक अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला जो है वो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी उसमें कुछ दुश्वारियाँ मौजूद हैं और उनकी हुकूमत ये भी बिल्कुल यकीनी बनाना चाहती है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल पूरे तौर पर पुरअमन हो चुकी है और वहाँ पर तालिबान हुकूमत जो है वो एक बाअसर हुकूमत के तौर पर काम कर रही है और उसके साथ ही साथ उनका कहना था कि हम अपनी अफवाज को वहाँ से निकालने की मुहिम जारी रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अगले साल से पहले शुरू होने से पहले मुकम्मल तौर पर अमेरिकी फ़ौज जो है वो अफगानिस्तान से वापस अमेरिका आ चुकी होगी। एक तो ये मौजू रहा जिसके मुख्तलिफ एंगल से सहाफ़ियों ने उनसे सवालात करने की कोशिश की और जवाब हासिल करने की कोशिश की और उसके बारे में जिस तरीके से जो बाइडेन ने पुरएतमाद तरीके से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया, उससे ये ज़ाहिर होता है कि सदर जो बाइडेन यकसर तौर पर एक तरीके से अपने पहले अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप के सारे फैसलों को मुस्तरद नहीं करेंगे, बल्कि उनके कुछ फैसलों पर कायम भी रहेंगे और ये अफगानिस्तान मुआहदा जो है वो उसका एक अहम सबूत है कि जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपनी हुकूमत की उस मुआहदे की पासदारी करने का ऐलान किया है कि हम उस मुआहदे के साथ पूरे तौर पर शामिल हैं, पूरे खड़े हैं और उसकी हम साथ तमाम शिकों को पूरा करेंगे। उससे ये वाज़ेह होता है कि ये उम्मीद भी ज़ाहिर होती है कि हो सकता है कि अगले 1-2 साल के अंदर अफगानिस्तान में जो कि पिछले 20-25 साल से जो शोरिश जारी है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर जो है एक पुरअमन माहौल कायम हो जाए और उसमें अमेरिका का एक अहम और कलीदी रोल रहा है और वो अब अमेरिका अपनी मुदाखलत ख़त्म करके वहाँ पर एक जमहूरी और पुरअमन हुकूमत और निज़ाम कायम करने के लिए वहाँ की ज़ेर-ए-इक़्तिदार हुकूमत के साथ कायम करे, इस चीज़ की उम्मीद जो है वो काफ़ी बन रही है। इसके अलावा सदर जो बाइडेन ने शुमाली कोरिया की का ज़िक्र करते हुए कहा कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर मुआहदे के ऊपर जो है शुमाली कोरिया से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि शुमाली कोरिया अपने मुल्क में जमहूरी निज़ाम को दोबारा कायम करने की कोशिश करे, वहाँ अपने अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करे, वहाँ पर जो भुखमरी है, जो गरीबी है उसको कम करने के लिए इक़दामात करे। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अगले ही दिन जो है और शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया और इससे ये लगता है कि शुमाली कोरिया अपनी जो पहले की उसकी हमेशा की एक तरीका रहा है कि वो बातचीत भी करना चाहता है, दिखावे के तौर के ऊपर बातचीत होती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो जहाँ आप एक तरफ न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं, वहीं आप न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो दाग-दाग कर अपनी क़ुव्वत का इज़हार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं, लेकिन ये कि जो हुकूमत इस वक़्त शुमाली कोरिया में है और जो माज़ी में भी वहाँ पर रही है, उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो एकदम से ही अपने तौर तरीके जो है वो बदल दे और जो अमेरिका या दूसरे ममालिक वहाँ पर अमन कायम करने के लिए या अब अवाम के बेहतरी के लिए कोई अगर
काम करें तो वो उसके लिए रजामंद हो जाए, इसलिए इसकी उम्मीद ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो ये चाहते हैं कि शुमाली कोरिया के साथ बातचीत का रास्ता, बातचीत का दरवाज़ा खुला रहे और इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कोई ज़्यादा इज़ाफ़ा ना हो। और उसके साथ-साथ ही कुछ अगर बड़ा नहीं तो कुछ छोटी-छोटी रियायतें जो हैं वो शुमाली कोरिया की हुकूमत जो है वो अपने अवाम को देना शुरू कर दे, जिससे कि वहाँ पर एक अदल और इंसाफ का और एक जमहूरी निज़ाम का जो है माहौल जो है वो तैयार हो सके। तीसरा मौजू जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ज़्यादा छाया रहा, वो था अमेरिका और चीन के ताल्लुकात। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता हम कह सकते हैं कि कभी भी 10 या 15 साल के दौरान में भी कभी ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे, क्योंकि चीन जहाँ एक तरफ ये चाहता है कि वो आलमी तौर पर एक मुआशी ताकत बनकर उभर कर आए, उसके साथ-साथ ही एक दिफाई ताकत के तौर पर भी उसे तस्लीम किया जाए और उसका तसल्लुत पूरे दुनिया पर जो है वो कायम हो जाए, जिसकी की मुखालफत अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्क एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 सालों में जिस तरीके से चीनी हुक्काम की हर कदम के ऊपर उनकी मुखालफत की और किसी तरीके से उन्होंने चीन को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो सदर जो बाइडेन ने इस ज़िम्न में अपनी इंतज़ामिया के आइंदा 4 साल के रुख के बारे में वाज़ेह करते हुए कहा कि हम चीन के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा इख्तियार रखेंगे, बातचीत के ज़रिए ज़्यादातर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि चीन जो है, वो अपनी जारहाना हरकतों से जो है वो बाज़ आ जाए और खित्ते में एक अमन का माहौल कायम हो और वहाँ पर कोई दिफाई रेस जो है हथियारों की वो ना शुरू हो सके और चीन जो मुख्तलिफ साइंसी और तिजारती शोबों में अपनी बढ़तरी साबित करना चाहता है, वो करे, लेकिन वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए करे, वो अपने ज़ाती मफादात, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ाती मफादात के लिए ना करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपने ज़िक्र किया कि अब अलास्का की मीटिंग का, कि गुज़िश्ता हफ़्ते ही अलास्का एनकरेज अलास्का में चीनी और अमरीकी हुक्काम की एक अहम मीटिंग तलब की गई थी। उस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत जो ज़ेर बहस आए, उनमें तिजारत जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहा। उसके अलावा कोरोना से, कोविड से कैसे निपटा जाए, उसके वैक्सीन के लिए क्या तरीक़े इख्तियार किए जाए कि सारे अवाम को वैक्सीन मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए साइंसी तौर पर क्या-क्या नई इजादात जो हैं या साइंटिस्ट जो क्या नए काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या नई दवाएँ या नई इंजेक्शन तैयार किए जा सकते हैं, उसमें इश्तराक की बात हुई। लेकिन जो खबरें मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक जो आपका चीन का जो वफ़्द था, उसका रवैया पूरे मीटिंग के दौरान बहुत ही जारहाना रहा और एक मौके पर तो खबरों के मुताबिक ऐसा लगता था कि चीनी वफ़्द जो है वो मीटिंग से उठकर बाहर आ जाएगा और इस मीटिंग में कोई भी चीज़ जो है वो फैसला कुन मोड़ पर नहीं पहुँच सकेगी। लेकिन जिस तरीके से अमरीकी हुक्काम ने चीनी वफ़्द की नाज़बरदारी की, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। तो आखिर तौर पर जो जॉइंट कम्युनिके जो है, जॉइंट स्टेटमेंट जो है, जो मीटिंग के बाद जारी की गई, उसके अंदर एक मौज़ू जिसके ऊपर कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेफ़ाक रहा, वो था माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज, कि उसके ऊपर चीनी हुक्काम ने ये अयादा किया कि वो अमरीकी और दीगर ममालिक के साइंसदानों के साथ माहौलियाती तब्दीली को कम करने के लिए, उसके मनफ़ी असरात को कम करने के लिए काम करने के लिए कोशा रहेंगे और ये काम जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ इश्तराक के साथ करने के भी ख्वाह हैं। ये भी उन्होंने इस चीज़ का भी इज़हार किया और इससे ये लगता है कि अमरीका चीन जो है, जहाँ अपनी जारहाना पॉलिसीज़ को जारी रखेगा और मुख्तलिफ ममालिक के साथ में अपना एक तसल्लुत कायम करने का जो उसका पूरा मरकज़ी एक किरदार रहा है माज़ी में, उस पे कायम रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा-सा नर्म पड़ते हुए उन शोबात में जिनमें के इश्तराक की गुंजाइश मुमकिन है, वो एक हद तक इश्तराक करने की भी
कोशिश करेगा, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो ये सब बातें करते हुए जहाँ इस तरह की बात कर रहा है, वहीं वो अपनी दिफाई और सलामती सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश भी करता रहेगा। वो अपने हमसाया ममालिक के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे बर्मा हो, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ, छोटी-छोटी झड़पें जो हैं वो गुज़िश्ता 3 साल से वहाँ लगातार जारी हैं। उसके अलावा वो साउथ चाइना सी में मुख्तलिफ जज़ायर जो है, उनके ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए जापान और अमेरिका से, दोनों से एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही संगीन हालात उसने वहाँ पर पैदा कर दिए हैं उस खत्ते में। तो ये उसकी हरकतें जो हैं, वो भी जारी रहेंगी, लेकिन इसमें अमेरिकी इंतज़ामिया किस हद तक उसको कितनी रियायत दे सकता है, इस पे भी मुनहसिर करता है। और इन 4 सालों के अंदर अपनी मुख्तलिफ पॉलिसियों के ज़रिए अमरीकी हुकूमत, अमरीकी हुक्काम चीन को किस तरह कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन जिस नहज का जो बाइडेन ने इशारा किया है, वो ये उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो बातचीत और कर बात करने के ज़रिए ही ज़्यादातर जो मौज़ूआत हैं, उनको निपटाना चाहते हैं। जी, बहुत-बहुत आपने डिटेल बताई, बहुत अच्छा उसमें बताया आपने, मैंने इसीलिए बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मैं एक जो बुनियादी बात समझना चाहता हूँ, वो ये कि जो बाइडेन आपने भी बताया कि ट्रंप की बहुत सी पॉलिसीज़ पर वो चलेंगे और उनके जो किए गए एग्रीमेंट्स हैं, उस पर भी चलेंगे। क्या जो बाइडेन ट्रंप के दौर में खोई हुई हैसियत को, सियासी हैसियत को वापस ला सकेंगे अमेरिका की, जिस तरह से उनके जमाने में एक तरह से अमेरिका का मजाक बन चुका था, किसी बात को उसे उनकी सीरियस नहीं लिया जाता था पूरी दुनिया में। अब क्या लगता है आपको कि जो बाइडेन, चूंकि जो बाइडेन एक तरफ अपनी ताकत का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन एक वाकया बीच में हुआ कि वो हवाई जहाज में चढ़ते हुए वो गिर गए 3 बार कुछ ही सेकंड्स में, और उसके बाद उनकी सेहत के बारे में भी वहां बातचीत होने लगी। आपको क्या लगता है कि क्या जो बाइडेन अपने उस विकार को, अमेरिका के विकार को, व्हाइट हाउस के विकार को वापस हासिल कर सकेंगे? जी, पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो बाइडेन ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को जो है वो जारी रखेंगे। उनका जो इशारा है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान में जो फैसले किए गए, वो अगर अमेरिका के हक़ में हैं और आलमी बिरादरी के हक़ में हैं, जमहूरियत के हक़ में हैं, तो उसमें से उसकी कुछ हिस्सों की पाबंदी करेंगे, लेकिन उसके अंदर तरमीम करके वो उसको एक नई नहज के ऊपर ले जाएँगे, इसका इरादा उन्हीं ने किया है। उन्हीं ने यकसर पूरे तौर के ऊपर किसी भी डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी पॉलिसी को फ़ॉलो करने का अपना इरादा नहीं किया है। इसमें उनका वाज़ेह तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा कि अफ़गानिस्तान मुआहिदे को वो उन्होंने कहा कि वो उसकी पासदारी करेंगे और हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उसमें जल्द से जल्द उसको आखिर तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ट्रंप की पॉलिसीज़ जो हैं, ट्रंप के जो बहुत सारे फ़ैसले हैं, उनको यकसर ख़त्म कर दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 65 दिनों के दौरान में सदर जो बाइडेन ने अपनी जानिब से 40 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो कि अमेरिका के सदर की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए जाते हैं, और उनका असर और उनका मकाम वही होता है जो कि अमेरिका सीनेट और अमेरिका की कांग्रेस के अंदर ज़ेर बहस आने के बाद कोई फैसला लिया जाता है, उसी के बराबर उनको माना जाता है। और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर जो सबसे अहम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो था कि जो माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक पेरिस एग्रीमेंट था, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को वापस बुला लिया था। उसमें जो बाइडेन ने अपनी अमेरिकी शमूलियत का दोबारा इज़हार किया है। अब अमेरिका जो है पेरिस एग्रीमेंट के मुख्तलिफ शिकों का पाबंद रहेगा और अपने अमेरिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मौलिक गैसों के अखराज को कम करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने अमेरिका के समाजी माहौल से मुताल्लिक बहुत सारे पॉलिसीज़, जो कि ख़ास तौर से नवज़ायद बच्चे हैं, माएँ हैं, उनके ताल्लुक से उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के ताल्लुक से बहुत सारे फ़ैसले लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप की तरफ से जो मेक्सिको के साथ में एक दीवार ट्रंप ने बनानी शुरू की थी, उस फ़ैसले को यकसर ख़त्म कर दिया है और उस दीवार बनाने का काम जो है रोक दिया गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक अहम फ़ैसला और जो लिया है, वो ये है कि उन्होंने नायब सदर कमला हैरिस को
चार साउथ अमेरिकन ममालिक जैसे कि एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना, कोलंबिया वगैरह से जो महाजरीन मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में आना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने कमला हैरिस को अपना खुसूसी नुमाइंदा बनाया है कि वो इन ममालिक से महाजरीन के आने जाने के तरीक़े को किस तरीके से कम किया जा सके, और उस तरीक़े को जो इख्तियार किया जाएगा उसमें इंसानी पहलू जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह रखता है कि उनको किस तरीके से रोका जा सके और उनको वो चीज़ें उनके मुल्क में मुहैया कराई जा सकें जिसके लिए वो अमेरिका आने जाते हैं। और अगर वो उसके बावजूद अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, जो कि जैसे कि अभी हाल की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में आने वालों में बच्चों की तादाद जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और वो बच्चे अपने वालिदैन या अपने गार्जियन के बगैर अमेरिका में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जो बच्चे आपको बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनके खाने-पीने के इंतज़ाम के लिए, सबके लिए अमेरिकी हुकूमत ज़िम्मेदार है और अमेरिकी हुकूमत उनको ये सब मुहैया कराएगी। तो इसमें एक तरफ हमें ये ज़ाहिर होता है कि सदर जो बाइडेन जो हैं, वो महाजरीन की जो इश्यू है, एक बहुत बड़ा इश्यू है कि मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में एक बड़ी तादाद में महाजिर जो हैं, वो अमेरिका आने की कोशिश करते हैं। तो उसको वो यकसर उस पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं और उसको एक इंसानी तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है कनाडा से अमेरिका तक आने वाली कीस्टोन पाइपलाइन जो है उसकी तामीर पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसको कि माहौलियाती एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं बहुत उसके मुखालिफ थे, और क्योंकि ये पाइपलाइन जो है कनाडा से खाम तेल लेकर अमेरिका की रिफाइनरीज तक लेकर आ रही थी, और इससे एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना था कि अमेरिकी एनवायरनमेंट, अमेरिकी माहौलियात पर और ख़ास तौर से जो आपके समुद्र के जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत खतरा पहुंचेगा। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी पॉलिसी को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरजीहात हैं, जो आवाम का कहना है, उसको वो लेकर चलेंगे। और इसके साथ ही साथ जहाँ तक आपने जिक्र किया कि जो अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत आम हुआ है कि हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो 3 मरतबा गिरे, तो मैं इसे कोई एक इंसानी फितरी चीज करार दूंगा, क्योंकि सदर जो बाइडेन की उम्र 78 साल है। अगर आप 78 साल के किसी शख्स से ये उम्मीद करें कि वो बगैर किसी सहारे के सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाए, तो ये एक नामुमकिन है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरी वजह ये भी है कि सदर जो बाइडेन जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं। तो किसी ऐसे बाउमर शख्स से ये उम्मीद करना कि वो 50-60 सीढ़ियां जो हैं बगैर किसी सहारे के एक ही सांस में चढ़ जाए, ये बिल्कुल गलत चीज है। और इससे इसका कोई इज़हार नहीं होता कि वो बतौर सदर कामयाब रहेंगे या उनकी पॉलिसियां जो हैं वो किस हद तक कामयाब रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी हुकूमत ने अब तक फैसले लिए हैं, उससे एक चीज का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका का वक़ार जो है वो उसको वापस हासिल हो जाएगा या नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो तजर्बा जो बाइडेन अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जो तजर्बा उनकी टीम के एहलकारों के दरमियान है, जैसे कि उनके वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन है, या वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन है, या उनकी नायब सदर कमला हैरिस हैं, ये सब जो इनका कुल मिलाकर जो मजमूई तजर्बा जो है वो काफ़ी वसी है, और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर इनके कैबिनेट के और अमले के लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है उन चीज़ों को हल करने के लिए, उन सबसे उम्मीद यही ज़ाहिर होती है कि अमेरिका अब एक नए रास्ते के ऊपर चलने की तैयारी में है, एक नया रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा, और उससे व्हाइट हाउस, अमेरिकी सदर और अमेरिकी हुकूमत तीनों की ही वक़ार जो है वो वापस हासिल करने में सदर जो बाइडेन जो हैं वो कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, भारत से मुताल्लिक कैसा क्या कुछ है जो बाइडेन के पास, क्योंकि अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर भारत होकर के गए हैं। इस अब तक के अमेरिका की नई हुकूमत के इशारों से या इस विजिट के नतीजे में आप कैसे देख रहे हैं, भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से रहेंगे, भारत की हैसियत अमेरिका के सामने क्या कुछ रहेगी? चूंकि कुछ इश्यूज में मसलन अफगानिस्तान के मामले में
भारत को अमेरिका शामिल रखना चाहता है पीस टॉक्स में, रूस नहीं चाहता, और बाकी चीन को एक तरह से काउंटर करने के लिए वो भारत से ताल्लुकात बेहतर चाहता है। इस तरह के कुछ इशारे आप किस तरह से देख रहे देखिए, जहां तक हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मामला है, तो सदर जो बाइडेन ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी इस चीज़ के इशारे दिए थे कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है खुशगवार ताल्लुकात जो है कायम रखना चाहते हैं। और उनके बतौर सदर मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको मुबारकबाद पेश की थी और एक इस चीज़ का अयादा किया था कि हिंदुस्तान अमरीकी ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे और गहरे होंगे, और उनके दोनों मुल्कों के दरमियान जो है आपसी ताउन में इजाफा होगा। और इसकी एक वजह ये है, जैसे कि आपने भी कहा, कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को खित्ते में चीन के मुखालिफ खड़ा करना चाहता है, और वो हिंदुस्तान की इस पूरे चैप्टर में हिंदुस्तान के मरकजी रोल को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। और हैं? इसका एक और अहम सबूत ये है कि जब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने हिंद बहरुल अलकाहिल या इंडो पैसिफिक रीजन का अपने स्टेटमेंट्स में, अपनी मुलाकातों में बार बार जिक्र किया। और हमारी और आपकी इससे पहले भी एक बात हो चुकी है, जिसमें कि मैंने क्वाड्रिलेटरल या क्वाड का जिक्र किया था, जिसके अंदर की 4 ममालिक शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान और अमेरिका। और इस क्वाड इत्तेहाद में जो है हिंदुस्तान की जो हैसियत है वो एक मरकजी किरदार की है। अमेरिका का ये मानना है कि अगर खित्ते में अमन कायम करना है, तो आपको चीन के मुकाबिल हिंदुस्तान को ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। और इसके लिए वो हिंदुस्तान के साथ तिजारत, हिंदुस्तान के साथ जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए खुसूसी रियायत, ये सब देने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मुख्तलिफ शोबों जैसे कि साइंस, एजुकेशन, इन सब के अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ इश्तराक करने का ख्वाह है, उसने ये भी जाहिर किया है। अब गुज़िश्ता हफ्ते ही हिंदुस्तान में जो है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मौजूद थे। उससे पहले ही चीनी हुक्काम की अलास्का में मीटिंग हुई थी, और उसी हफ्ते में क्वाड्रिलेटरल का वर्चुअल समिट पहली मर्तबा ऑनलाइन समिट, चारों ममालिक के सरबराहान का एक समिट जो है वो मुनक्कद किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका क्वाड्रिलेटरल या इंडो पैसिफिक या हिंद बहरुल अलकाइल खित्ते को कितनी अहमियत दे रहा है वो। और इस पूरे इत्तेहाद में वो हिंदुस्तान का जिक्र बार बार करता रहा है, बार बार करता आ रहा है और करता रहा है। और उसका ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान एक मजबूत दिफाई ताकत के तौर पर उभर कर खित्ते में सामने आए। चीन ने अपनी तरफ से क्वाड्रिलेटरल या क्वाड को एक नाटो की एक एशियन शक्ल करार दिया है। लेकिन ये क्वाड और नाटो में एक बुनियादी फर्क जो मौजूद है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल में किसी भी मुल्क को अमेरिका अपनी तरफ से हथियार मुहैया नहीं कराएगा। वो उस मुल्क को वो हथियार बनाने या वो हथियार खरीदने की इजाजत देगा। तो इससे ये जाहिर नहीं होता है कि अमेरिका जो है वो एकदम हथियारों की अपनी सप्लाई जो है हिंदुस्तान को शुरू कर देगा, बल्कि वो हिंदुस्तान को उन डिफेंस के उन शोबों में वो अपनी जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको उस तक दरवाजे खोलेगा, उस तक हिंदुस्तानी रसाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। और उसके जरिए वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान ये दिफाई असला जो है वो अपने यहाँ तैयार करना शुरू करे, और उसके साथ ही साथ अपनी दिफाई ताकत जो है उसमें इजाफा करे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि नाटो ममालिक और क्वाड ममालिक के दरमियान रहेगा। और इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे एंडेवर में मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका जिस तरीके से हिंदुस्तान की पुष्टपनाही कर रहा है कि वो तिजारत के शोबे में भी हिंदुस्तान से और मजीद गहरे ताल्लुकात चाहता है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है, जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, दरामदाद और बरामदाद जो है वो बआसानी हो सकें। उसके अलावा दिफाई शोबे में वो हिंदुस्तान की पूरी मदद करना चाहता है। और मुख्तलिफ दीगर शोबे जैसे कि ज़राअत है, उसके अंदर
क्या नई नई पेशरफ्त हो रही है, उसमें वो काम करना चाहता है। माहौलियाती तब्दीली की जो शुबा है, जो एक अहम मौजू है पूरे आलम इंसानियत के लिए, उसके ऊपर वो हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहता है। तो इस सबसे ज़ाहिर है कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और मज़ीद उसके अंदर इजाफा होगा, और इसमें अमेरिका हिंदुस्तान को एक बाइज्जत इश्तराककार के तौर पर कबूल करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्जा साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया। मैंने इसीलिए, चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप तफसील बता रहे थे, तो उसमें कई इश्यूज थे, उसमें जरा जाहिर वक्त भी लगा और समझने के लिए बहुत जरूरी है गहराई से। और ये बहुत ही कम मौके होते हैं जब कोई हेड ऑफ स्टेट अपनी सभी पॉलिसीज को एक साथ बयान करता है। ये पहली चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी तफसील आपने बताई। इसके अलावा भारत से अमेरिका ताल्लुकात बेहतर चाहता है और क्वाड में भारत को पूरी अहमियत दी गई है, और ऐसे वक्त में चाइना और अमेरिका के बीच में अलास्का में मुलाकात हुई है, जबकि क्वाड की तकरीबन उसी वक्त मीटिंग हुई थी 1-2 दिन पहले। तो ये बहरहाल तब्दीलियां हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिका बहरहाल कहीं कुछ बेहतर तरीके से कुछ कर पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से हालात बिगाड़े थे, जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, उस पर हमने बहुत ज्यादा इसलिए बात नहीं की कि वहां कोई बड़ी तब्दीली अभी तक सामने नहीं आ रही। ईरान न्यूक्लियर डील या यमन जंग या सऊदी अरब और इजराइल को उसकी सपोर्ट, वो तकरीबन उसी तरह से जारी है, इसलिए उस पर हमने अलग से वक्त नहीं लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।